हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, इससे पहले के लाइव क्लास में हम जान रहे थे इकोनॉमिक्स के अर्थव्यवस्था पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का पार्ट 1, मतलब दोस्तों आधा हम इसका जान चुके थे। आर्थिक विकास क्या होता है इसके तक जान चुके थे। आज कल की क्लास में मैंने बताया था कि आज की क्लास में हम देखेंगे मौद्रिक विकास के बारे में। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से एक बात बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दोस्तों आपके बगल में उसके बगल में दोस्तों बेल आइकन बन रहा होगा, उसको भी प्रेस कर ले ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं इस लेक्चर का आपको पीडीएफ दूंगा। अगर दोस्तों आप लोग इसको बीच में छोड़ के भाग जाते हैं तो मैं फिर उसका आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, हम वीडियो क्लास के कभी किसी भी टाइम आपको बोल सकते हैं कि आप हमारे मतलब दोस्तों मतलब वीडियो के बीच में क्लास के बीच में आपको मैं मैसेज कर सकता हूं कि आप अपना अटेंडेंस बनाए या बोले कि कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है, तो आप उस टाइम हमें मैसेज कर सकते हैं। अभी तक मैंने बहुत सारे चैप्टर को खत्म कर चुका हूं और बहुत सारे पीडीएफ सबको दे चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप हमारे क्लास को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों ये फालतू का क्लास के एग्जाम के लिए नहीं है। अगर आप लोग अभी से ही तैयारी करते हैं तो मेरे अंदाज से आप मैक्सिमम सितंबर तक आप इस लेवल में हो सकते हैं कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम तत्कालीन सितंबर में हो जाए तो आप इसको एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आपका एग्जाम तो सितंबर में होगा नहीं, आपका दिसंबर एग्जाम फरवरी में होगा, तो तब तक आप लोग बहुत अच्छे नंबर गेन करने की लेवल में आ जाएंगे अगर आप अभी से ही तैयारी करते हैं तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखें और प्रत्येक बात को समझे अच्छे से, क्योंकि उसी से आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व होने की चांस ज्यादा है। तो इसमें तो पहला कल हमने जाना था अर्थव्यवस्था का विकास के आर्थिक विकास के बारे में, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मौद्रिक विकास के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? मौद्रिक विकास के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले जानते हैं हम लोग मौद्रिक विकास क्या होता है। तो मौद्रिक विकास तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी वस्तु के बदले मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं। मौद्रिक विकास क्या है दोस्तों? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी वस्तु के बदले मुद्रा का आदान प्रदान करते हैं। ये व्यवस्था दोस्तों मुद्रा से पहले की थी, अभी की नहीं है। मुद्रा जिस टाइम आविष्कार नहीं हुआ था उस समय दोस्तों हम वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते थे, और आजकल दोस्तों वस्तु के बदले हम पैसे का आदान प्रदान करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा सहूलियत हो चुकी है। हमको कोई वस्तु चाहिए तो मैं उसके बदले उसको पैसा देता हूँ और हमें वो वस्तु मिल जाता है। पहले दोस्तों ऐसा नहीं था, पहले जो वस्तु हम लेते थे वही वस्तु उसके एवज में उसके बराबर में उसको कोई दूसरा वस्तु जानता था। इस प्रणाली को दोस्तों हम बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था दोस्तों? तो वस्तु से वस्तु का लेन देन करना तथा वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये मुद्रा से विकास की पहले की प्रणाली थी। मौद्रिक विकास सबकी प्रणाली थी, तो मौद्रिक विकास मुद्रा के विकास से पहले की प्रणाली थी। इसमें वस्तु के लेन देन वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था। उसके बाद दोस्तों है कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या दोस्तों? कोर बैंकिंग सिस्टम किसे कहते हैं या जानते हैं दोस्तों? कोर बैंकिंग प्रणाली अगर दोस्तों आपसे पूछेगा कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है तो आप उसका आंसर दे सकें। इसमें दोस्तों जितना भी पॉइंट है, जैसे मौद्रिक विकास क्या, तो आप इसके वाले इतना आंसर दे सकते हैं। अगर पूछा तो वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या है तो उसका आंसर दे सकते हैं। आपको जिसमें अपने से भी ऐड कर दीजिएगा। आप जानते हैं दोस्तों कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? तो कोर बैंकिंग प्रणाली में दोस्तों ये होता है वैसी प्रणाली जिसमें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करते हैं। ऐसे दोस्तों वैसी प्रणाली जिसमें हम एक स्थान से मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करते हैं। जैसे कोई दोस्त आपका पटना में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, तो उस दोनों के बीच में अगर पैसा का हस्तांतरण करना है तो अगर कैश उसको वहां तक पहुंचाया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम बैंक में बैठ के एक जगह तुरंत जस्ट फ्यू मिनट्स में हम अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। इसको दोस्तों हम बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। यहाँ तक समझने आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे जानते हैं आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। अब क्या है दोस्तों? आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। दोस्तों अगर ये आपका क्लास जनरली आधा घंटा का होता है, अगर आधा घंटा से कुछ टाइम दोस्तों 2 मिनट 3 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग जाता है तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप उतना टाइम दे सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि आज ये चैप्टर को आपका एंड कर दूं, तो कुछ एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है, तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। आप 5 मिनट अपना एक्स्ट्रा दे दें, क्योंकि 30 से 35 मिनट जाएगा, उससे ज्यादा क्लास नहीं जा सकता है। इधर दोस्तों आप लोग अपना टाइम 8 से 8:30 के बदला आज दोस्तों 8 से 8:35 तक देने की कृपा करें। तो ये आप ही के लिए फायदेमंद है, ना कि हमारे लिए। हमें इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। इससे दोस्तों आप हमारे क्लास को पूरा देखिए। उसका तो आर्थिक विकास एवं माप के सूचक पहला दोस्तों है नेशनल आय, नेशनल इनकम किसे कहते हैं। ये दोस्तों हमारे आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक है। तो दोस्तों ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम किसे कहते हैं। तो इसको दोस्तों परिभाषित कर सकते हैं, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अगर आपसे पूछा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो आप इतना परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, एक साल में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के जो मूल्य होते हैं, मौद्रिक मूल्य जो पैसा होता है, उसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है। आपसे अगर दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछा तो डैश आय को आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है, तो आप इसमें आंसर दे सके कि राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है। ये सब दोस्तों आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए एक एक पॉइंट को मैंने डिस्कशन अच्छे से कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। अब यहाँ तो इसको दोस्तों मैंने रेड पॉइंट में क्यों डिस्कस किया, तो यहाँ दोस्तों आपको दो ऑब्जेक्टिव बनता है। अगर आपसे पूछ दिया कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो डैश देश कहलाता है, तो हम उसमें दे सकते हैं विकसित देश कहलाता है। अगर पूछ दिया जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उसे डैश देश बोलते हैं, तो उसे अविकसित देश बोलते हैं। तो भारत कैसा देश है, तो भारत ना विकसित है और ना अविकसित है, ये विकासशील देश है, ये प्रगति के विकसित के होने की ओर बढ़ रहा है, इसको दोस्तों हम बोलेंगे विकासशील देश। अगर कोई पूछा तो हमसे भारत क्या है, तो भारत हमारा विकासशील देश है। अब हम जानते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। क्या दोस्तों, पर कैपिटा इनकम। दोस्तों प्रत्येक आदमी की आय हम कैसे निकालते हैं और ये कैसे निकलता है, प्रति व्यक्ति आय। क्या दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय जो हमारे देश की पूरी आमदनी होती है उसको दोस्तों देश की जितनी उस समय की जनसंख्या होती है उससे भाग देने पर जो भागफल आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। दोस्तों प्रति व्यक्ति आय को हम क्या बोलते हैं, देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय भी कहते हैं। अब ये निकलता है कैसे है, तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या हो गया, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। क्या होता है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। कोई समझने में दिक्कत। भारत में दोस्तों प्रति व्यक्ति आय 2004 के अनुसार केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष है। दोस्तों अगर अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 2004 के अनुसार कितने रुपए है, तो हम उसका आंसर दे सकते हैं 28,000 रुपये। दोस्तों आपसे 2004 से आगे का नहीं पूछेगा, क्योंकि दोस्तों ये 2004 तक ही आपसे पूछ सकता है, क्योंकि 2004 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके बुक में 2004 तक कहीं दर्शाया गया है, इसलिए आपसे पूछ सकता है कि प्रति व्यक्ति आय 2004 के अनुसार कितने रुपए थे। तो 2004 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 28,000 रुपये थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, और आगे है दोस्तों मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है। क्या दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर हमसे पूछा मानव विकास सूचकांक की परिभाषा लिखिए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का तो मैं ये परिभाषा लिख सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये क्या है। तो ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, क्या होता है इसका नाम दोस्तों, यूएनडीपी द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव श्रृंखला रिपोर्ट प्रस्तावित किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक में क्या किया था, इस सूचकांक में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में
तैयार की गई थी? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट। अगर आपसे पूछा कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार की गई थी, तो महबूब उल हक के निर्देशन में की गई थी। उसके बाद दोस्तों मानव विकास सूचकांक के 3 है, सूचकांक 3 है। एक दोस्तों जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति आशा, और तीसरा है दोस्तों हमारा जीवन स्तर। अगर हमसे पूछा कि मानव विकास सूचकांक है 3 लिखे, 3 सूचक क्या सब है, तो पहला है जीवन आशा, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति आशा, और तीसरा दोस्तों हमारा है जीवन स्तर। उसके बाद दोस्तों शिक्षा प्राप्त, यहाँ पर शिक्षा प्राप्ति आशा और तीसरा जीवन स्तर। तो इसको दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं HDI इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट HDI इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीवन आशा सूचकांक। मतलब तीनों का जो जोड़ निकलेगा उसको दोस्तों हम बोलेंगे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दोस्तों महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई थी। यहाँ तक समझने आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर दोस्तों पूछा कि HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक में कितने निर्देशांक है, तो वह 3 है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। और HDI निकलता है कैसे, ये तीनों को जोड़ के। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं मानव सूचकांक रिपोर्ट तो जान लिए, अब हम जानते हैं दोस्तों मानव विकास नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय मानव विकास नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP का दोस्तों मतलब क्या हो गया, अभी जस्ट आपको बताया था। UNDP मतलब दोस्तों हो गया आपको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। UNDP का मतलब क्या हो गया दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। UNDP का फुल फॉर्म क्या हो गया, UNDP का फुल फॉर्म दोस्तों आप लोग का हो गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास के तर्ज पर, इसको दोस्तों आप याद कर लिया, UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है मानव श्रृंखला के तर्ज पर पहली मानव श्रृंखला जो है 23 अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। तो अगर दोस्तों हमसे पूछेगा कि पहली नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट NHDR कब जारी की गई थी, तो वो है 23 अप्रैल 2002। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो आप हमें अवश्य कमेंट करें। क्या दोस्तों, राष्ट्रीय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDI NHDR कब जारी की गई थी, पहली बार 23 अप्रैल 2002 में। इस रिपोर्ट में दोस्तों केरल का रैंक सबसे ऊपर था, जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये तीनों का रैंक सबसे अच्छा था, सबसे नीचे था, सबसे नीचे था। तो 23 अप्रैल 2002 में पहली मानव विकास रिपोर्ट मतलब दोस्तों NHDR जारी की गई थी। अगर दोस्तों पूछा गया NHDR कब जारी की गई थी, तो 23 अप्रैल 2002। और दोस्तों इसमें सबसे ऊपर किसका रैंक था, तो इसमें सबसे ऊपर केरल का रैंक था, और सबसे नीचे दोस्तों रैंक था बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और ये सबको चारों पांचों को शॉर्ट करके हमारा नाम बनाया गया बीमारू। मतलब दोस्तों BI से हो गया दोस्तों बिहार, M से हो गया मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से हो गया उत्तर प्रदेश। ये तीनों को दोस्तों मिला के बनाया गया था बीमारू। BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछे, अगर बीमारू का फुल फॉर्म पूछे तो आप लिख सकते हैं BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान और U से उत्तर प्रदेश। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो जो अभी प्रेजेंट में इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो जल्दी से हमें लाइव चैट में अपने अपने नाम के साथ कमेंट करें, ताकि मैं उसको PDF भेज सकूं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो अभी लेक्चर को हमारे देख रहे हैं, तो वो हमें अभी जस्ट कमेंट करें। और दोस्तों इसके बाद भी आप अपने हमारे क्लास को बने रहे, क्योंकि अभी हम और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर को देख रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। और कहीं मेरे PDF में कहीं गलती होगा तो हम उसको चेंज करने भी बोल सकते हैं। इसलिए दोस्तों नहीं तो आप दोस्तों अगर क्लास छोड़ के भाग जाइएगा, अगर आप गलती उतार लीजिएगा तो कहिएगा सर गलती बता दीजिए। तो मैं जब यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ आपको अगर कुछ गलती रहता है तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। इसलिए दोस्तों हमारे लेक्चर को आप पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों PDF भी मानव ही बनाता है, तो इसमें दोस्तों गलती हो सकता है। तो मैं जब आपको बताऊँ तो मैं वहाँ चेंज कर देता हूँ। इसलिए दोस्तों आप हमारे लेक्चर को शुरू से अंत तक देखें। अब जानते हैं दोस्तों आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। क्या दोस्तों, आधारिक संरचना
इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो वे सभी वस्तुएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उन्हें आधारिक संरचना, आधारभूत ढांचा कहा जाता है। तो आधारिक संरचना किसको बोलते हैं? वे सभी सुविधाएं और सेवाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उन्हें आधारिक संरचना या इसको दूसरा नाम है आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि आधारिक संरचना किसे कहते हैं तो मैं इसका परिभाषा लिख सकता हूं कि वे सभी सुविधाएं और सेवाओं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं उन्हें आधारिक संरचना, आधारभूत ढांचा कहा जाता है। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? तो आप चलिए दोस्तों हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं दोस्तों किसी देश के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना का महत्वपूर्ण स्थान है। तो किसी देश का जो जितना भी आर्थिक विकास होगा उसके लिए आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है, आधारभूत संरचना के लिए। चलिए अब हम जानते हैं कि बिहार में विकास की स्थिति। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिहार पर आता है और जानते हैं हम बिहार में विकास की क्या स्थिति है और क्या है। तो दोस्तों अगर आप हमें लेक्चर को देख रहे हैं और आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से आप हमें कमेंट करें कि आपको यहाँ तक में कोई भी किसी भी तरह की अब सहायता की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक अच्छे से समझ चुके हैं। इसलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बिहार में विकास की स्थिति। तो दोस्तों बिहार में विकास की स्थिति, तो दोस्तों बिहार में पिछड़ेपन के कारण, तो बिहार में पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार में विकास की स्थिति दो है, बिहार बहुत पिछड़ापन है। इसके हम कारण को जानते हैं दोस्तों। पहले बिहार में जैसा कि मैं दोस्तों कुछ देख पा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जो है लाइव को छोड़ के चल जा चुके हैं। तो दोस्तों ये सब जो है आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि मैं कहीं चेंज करने बोल दूं या कुछ गलत मिल जाए तो आपको सुधार करने में दिक्कत हो सकता है। इसलिए दोस्तों क्लास को आप एंड तक देखिए, कोई धरफाने की जरूरत नहीं है, मेरे सहायता ये आप ही के फायदे के लिए होता है। तो देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट जा चुके हैं तो उस लोग को जाने दीजिए। आप लोग जितने देख रहे हैं वो हमारे लेक्चर को कंटिन्यू करें और हमें मैसेज करिए कौन कौन अभी फिलहाल इस लेक्चर को देख रहे हैं। तो बिहार में पिछड़ेपन के कारण दोस्तों तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, इसका एक मेन रीजन है बिहार में पिछड़ेपन के कारण। पहला रीजन है दोस्तों तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तो बिहार में जो है जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के साधन जो है दोस्तों कम हो जाते हैं और अधिकांश साधन जनसंख्या को भरण पोषण में चला जाता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या इसका मेन कारण है क्योंकि दोस्तों बिहार में जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके चलते विकास के जो दोस्तों साधन है वो कम हो रहे हैं और जनसंख्या भरण पोषण पर चला जाता है जिससे वो खत्म होने लगता है। दूसरा है दोस्तों आधारिक संरचना का अभाव। क्या दोस्तों हमारा पहला है तेजी से बढ़ता हुआ जनसंख्या, दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। अब जानते हैं दोस्तों आधारिक संरचना का क्या अभाव है। तो आधारिक संरचना मतलब दोस्तों हो गया कि यदि कोई राज्य के विकास के लिए आधारित संरचना का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है क्योंकि राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई ये सब का अभाव है और साथ में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी जो है बिहार में बहुत खराब है। इस वजह से बिहार पिछड़ेपन की स्थिति में आता है, कायम है। आर्थिक संरचना क्योंकि दोस्तों ना बिहार में सड़क ठीक है ना बिजली ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा आधारिक संरचना का अभाव में। तो तीसरा है दोस्तों हमारा कृषि पर निर्भरता। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता जो है दोस्तों कृषि पर निर्भर है और लेकिन हमारी कृषि भी ठीक नहीं है क्योंकि दोस्तों कभी पिछड़ी हुई है क्योंकि इसके चलते जो है हमारा कृषि पर निर्भरता कम हो जाती है क्योंकि दोस्तों कभी बाढ़ आ जाता है। चौथा कारण दोस्तों हमारा बाढ़ पर सूखा से क्षति। क्या चौथा कारण हमारा? बाढ़ तथा सूखा से क्षति। दोस्तों खासकर बिहार में उत्तरी बिहार में नेपाल से जो दोस्तों जल आते हैं उससे जो है हर एक साल बिहार में बाढ़ आ जाता है और दोस्तों 2008 में दोस्तों कोसी का जो बाढ़ आया था उससे बहुत ज्यादा हमारे देश में प्रलय हुआ था। खासकर दोस्तों बिहार में ज्यादा माल जाल की हानि हुई थी। इस साल जो है दोस्तों मतलब दोस्तों अगले से 2009 में भी बाढ़ आई थी जिसके कारण बहुत ज्यादा सुखाड़ मिला था और उत्तरी बिहार को दोस्तों झेलना पड़ता है बाढ़ को और दक्षिणी बिहार को दोस्तों झेलना पड़ता है सुखाड़ को। तो बाढ़ कौन झेलता है दोस्तों? तो बाढ़ जो है बिहार में उत्तरी बिहार झेलता है और सूखा जो हमारा दक्षिणी बिहार झेलता है। ये हमारा चौथा कारण हो गया। पांचवा दोस्तों कारण है औद्योगिक पिछड़ापन। तो बिहार में राज्य में औद्योगिक का विकास कुछ भी नहीं है। यहाँ दोस्तों कुछ भी नहीं दिखता है। यहाँ के खनिज क्षेत्र और बड़े उद्योग
सभी झारखंड में चले गए थे, तो वहां से सब झारखंड चला गया। इस कारण दोस्तों बिहार में कार्यशील इकाई जो है बहुत कम बच रहे हैं। उसके बाद दोस्तों गरीबी, हालांकि दोस्तों अब बिहार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, यहाँ रोड ठीक हो रहे हैं, अधिक चीज ठीक कर रहे हैं, ये आपके बुक के अनुसार। अब दोस्तों अभी भी दोस्तों बिहार में बहुत कम ही औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए दोस्तों बिहार हमारा बहुत पिछड़ापन है। उसके बाद दोस्तों है गरीबी, बिहार एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ गरीबी जो है काफी अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से भी बहुत कम है। उसके बाद आता है दोस्तों खराब विधि व्यवस्था। क्या दोस्तों खराब विधि व्यवस्था, बिहार में दोस्तों बहुत ही, आज हालांकि अभी ठीक है, लेकिन उस टाइम में दोस्तों बहुत ही पिछड़ापन में बहुत ही खराब स्थिति था। कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई भी वैल्यू नहीं था, कहीं भी शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चलता था, और अभी भी कुछ जगह नहीं चल रहा है। तो ये एक कारण है खराब विधि व्यवस्था। उसके बाद लास्ट कारण है दोस्तों हमारा कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ दोस्तों बिहार में प्रशासन की स्थिति ऐसी हो गई है जिसकी पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन दोस्तों भ्रष्टाचार अनेक उदाहरण हमारे लिए सामने में उपलब्ध है। तो ये सब दोस्तों हमारा कारण हो गया बिहार में पिछड़ेपन के कारण। मैंने इसका एक एक पॉइंट आपको समझा चुका हूं, और आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में पिछड़ेपन के क्या कारण है, लिखे, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो आप ये टोटल पॉइंट को अपने दिमाग में रखें, और इससे बनाकर अगर आप इसका आंसर लिख सकते हैं तो आप इसका आंसर लिख लें। और दोस्तों अगर आप इसका आंसर लिख लेते हैं तो आप हमें भी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं कि सर मैंने इसका आंसर बना लिया है, देखिए सही है या गलत है, तो मैं इसका आंसर चेक करके आपको बता दूंगा। तो आप ये सब का आंसर क्वेश्चन को बिहार में पिछड़ेपन के क्या कारण है लिखे, आप हमें बना के भेजेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये पूछता भी है। अब हम जानते हैं दोस्तों पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। क्या दोस्तों पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय, तो पिछड़ेपन को दूर करने में पहला उपाय है दोस्तों जनसंख्या पर नियंत्रण करना। तो पिछड़ापन कब दूर होगा, जब जनसंख्या पर हम नियंत्रण कर लेंगे। क्यों दोस्तों, अगर दोस्तों राज्य में अगर तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, जिसे दोस्तों कैसे दोस्तों रोक लग सकता है, क्योंकि अगर रोक नहीं लगेगा तो फिर हमारा जो है संसाधन कम होते जाएंगे। तो दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण मतलब हो गया दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए, और इसके लिए राज्य में खास करके महिलाओं को दोस्तों शिक्षा एवं प्रचार किया जाए, जिससे दोस्तों जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। उसके बाद दोस्तों है कृषि का तेजी से विकास। तो उसके दूसरा कंडीशन दोस्तों पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, तो कृषि का तेजी से विकास। तो बिहार में कृषि जीवन का आधार है, और इसको दोस्तों कृषि में नए यंत्र का प्रयोग करके हम कृषि का विकास कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों है बाढ़ पर नियंत्रण, बांध बना के दोस्तों बिहार में बाढ़ का बहुत बड़ा बाधक है, तो बांध बना के हम बाढ़ को फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, और इससे दोस्तों जानवर की भी काफी क्षति होती है, तो हम उसको रोक सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आधारिक संरचना का विकास, इससे दोस्तों अगर बिहार में बिजली काफी कमी है, इससे दोस्तों बिहार में बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, और इसमें सड़क को भी सुधार लाया जाए, क्योंकि सर दोस्तों बिहार में सड़क भी बहुत खराब है। ये आधारिक संरचना के विकास का एक मेन पॉइंट है बिहार के विकास के लिए। तो आधारिक संरचना का विकास लिखना आप ना भूलिएगा। उसके दोस्तों आता है उद्योगों का विकास, बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाए, जिससे दोस्तों मुक्त चीनी के मिलने लगाए जा सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। उसके दोस्तों गरीबी को दूर करना, दोस्तों बिहार में 42% से अधिक लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे दोस्तों बिलो पॉवर्टी लाइन में काम कर रहे हैं, तो उसको दोस्तों दूर किया जाए। उसके बाद दोस्तों होगा शांति व्यवस्था की स्थापना। यहाँ दोस्तों देखिए मैंने वक़्त में कहीं गलती हो जाता है, यहाँ दोस्तों होगा आपका स्थापना। क्या होगा दोस्तों, स्थापना। तो हो जाएगा दोस्तों शांति व्यवस्था की स्थापना। यहाँ दोस्तों पुलिस प्रशासन को दोस्तों कोई भी काम के लिए हमें शांति व्यवस्था प्रदान करना चाहिए। उसके दोस्तों स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। क्या दोस्तों, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। तो बिहार में आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन होना जरूरी है। अब लास्ट कारण दोस्तों केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। तो बिहार एक बहुत गरीब राज्य है, तब तक इस पर केंद्र सहायता ना करेंगे तब तक बिहार प्रगति की ओर नहीं बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों अभी जो है बिहार में विशेष राज्य की दर्जा करने का मांग जोरों शोरों से चल रहा है। इसलिए दोस्तों अगर मिल जाएगा तो बिहार भी पिछड़ेपन से दूर हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों मैंने जान लिया, और ये भी क्वेश्चन का आप विस्तृत लिख के आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि तो ये दोनों क्वेश्चन तो है दोस्तों 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय और पिछड़ेपन के कारण, ये सभी का दोनों का आंसर आप हमें नोट्स बना के अवश्य भेजिएगा।
दोस्तों ये मेरे भलाई के लिए नहीं है, ये आप ही की भलाई के लिए है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग हमें अवश्य इसका मैसेज कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम क्लास के लास्ट और जानते हैं और लास्ट टॉपिक को जानते हैं दोस्तों। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, अगर बिहार का विकास नहीं होता है तो इससे भारत का जो है दोस्तों विकास संभव नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक टॉपिक बचता है हमारा, कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं। इसको भी दोस्तों हम जान ही लेते हैं। और दोस्तों एपीएल और बीपीएल क्या है ये भी हम जान लेते हैं, और नरेगा भी क्या है। ये तीनों हमारा लास्ट बचता है। कुछ देर का क्लास और चलेगा, मैक्सिमम 5 मिनट का दोस्तों। तो आप 5 मिनट हमको और टाइम दीजिए, और 5 मिनट में मैं इस चैप्टर को आज का एंड भी कर देता हूँ। तो कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं, वैसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा उसके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। तो कृषि जनित उद्योग किसे कहते हैं, तो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं और इसके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है और कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उसके दोस्तों गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए योजना आयोग द्वारा बॉर्डर लाइन निर्धारित किया गया है। तो गरीबी रेखा के निर्धारण करने के लिए जो है योजना आयोग के द्वारा सीमा का दोस्तों बॉर्डर लाइन दिया गया है। तो इस रेखा में नीचे के लोगों को, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल कहा जाता है, और इस रेखा से ऊपर के लोगों को एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन कहा जाता है। तो बीपीएल किसको बोलते हैं दोस्तों, तो बीपीएल बॉर्डर लाइन दोस्तों योजना आयोग के द्वारा जो बॉर्डर बनाया गया उस लाइन से जो नीचे आते हैं उसको बीपीएल बोलते हैं, और उस लाइन से जो ऊपर आते हैं उसको हम लोग एपीएल बोलते हैं। यहाँ तो समझने में आप लोग कोई दिक्कत नहीं। और हम अपने लास्ट टॉपिक को अब जानते हैं, वो है नरेगा, और इसके बाद दोस्तों हमारा आज का क्लास एंड हो जाएगा। तो नरेगा दोस्तों किसे कहते हैं, तो ग्रामीण रोजगार देने की यह राष्ट्रीय योजना है जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा के अंदर दोस्तों क्या है कि 100 दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था है। इसमें कम से कम एक आदमी को साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। दोस्तों नरेगा का फुल फॉर्म आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों मैंने हाईलाइटेड किया है कि नरेगा का पूरा नाम क्या है। तो नरेगा का पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस ग्रेजुएट एक्ट। क्या है दोस्तों, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट एक्ट। दोस्तों आज के क्लास को हम यही एंड करते हैं, और अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक देखे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि किसने मैंने वीडियो देखा था, और ये आपका लास्ट अटेंडेंस है। इसलिए आप लोग जितने को देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उसको पीडीएफ जो कमेंट करेंगे अभी जस्ट मैं उसको ही पीडीएफ दूंगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे पीडीएफ बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे वीडियो को देखने के लिए। कल दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, वो अभी टेस्ट के तौर पर। ये क्लास दोस्तों हमारा कल 8 बजे ही आएगा। ये इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है हम अपने क्लास को रात के 8 बजे ही देखेंगे। मैंने आपको कमेंट किया था कि कल हम 2 क्लास लेने वाले हैं। एक क्लास में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, वह क्लास दोस्तों एक क्लास हमारा वो 3 बजे आएगा। कल जो मैं टेस्ट लूंगा, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया था इकोनॉमिक्स को छोड़ा के, दोस्तों इकोनॉमिक्स को छोड़ा के मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसका दोस्तों मैं टेस्ट लूंगा आज, सॉरी दोस्तों कल 3 बजे। कितने बजे दोस्तों, 3 बजे। मैं उसको कुछ देर में ग्रुप में भेज देता हूं कि कल का टेस्ट आपका एक जो है वो कल 3 बजे लिया जाएगा। और ये इसका जो ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस चैप्टर का, वो हम कल के क्लास में ही देखेंगे, वो 8 बजे। तो दोस्तों कल हमारा 2 क्लास होने वाला है, एक 3 बजे और दूसरा 8 बजे। 8 बजे हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और 3 बजे हम देखेंगे जितना अभी तक मैंने पढ़ाया था उस सबके पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में लड़ सकता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही ही पूछूंगा, और टोटल क्वेश्चन की संख्या आपका 40 हो सकता है। इसलिए दोस्तों कल का 3 बजे का क्लास अटेंड हर एक स्टूडेंट करे। अगर आपके कोई दोस्त इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो आप उसे भी बोल सकते हैं इस क्लास को अटेंड करने के लिए। उससे कोई भी चार्ज, किसी से कुछ भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो कल 3 बजे सभी स्टूडेंट, अगर आपके दोस्त भी क्लास लेना चाहते हैं तो वो आप अपने दोस्त का नंबर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, मैं उसको ऐड कर दूंगा, और कल का 3 बजे का क्लास वो भी अटेंड करे, क्योंकि कल जितने भी ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर से बताए जाएंगे वो सब इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कल का क्लास 3 बजे का कोई भी स्टूडेंट ना छोड़े, साथ में 8 बजे का भी क्लास सभी स्टूडेंट करे। धन्यवाद, मिलते हैं कल 3 बजे।